नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज से हम लोग 1000 हिस्ट्री क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। इस सीरीज से हम लोग हिस्ट्री टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और 1000 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप लोगों के पास कम से कम 4000 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये कहने की 1000 क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे ताकि आप लोगों को मतलब सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी हो सके और जो है मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक एक ही जगह पे मिल जाए। जैसे इसमें हम लोग अगर कोई सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं तो सारे सिक्के एक जगह पे हो जाएंगे। कोई साइट देख रहे हैं हड़प्पा या मोहनजोदारो की तो वो भी एक ही जगह पे देख रहे हैं। इस ढंग से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे और फिर जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है उतना ही बेनिफिशियल होगा, चाहे जैसा भी एग्ज़ाम हो। चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुए? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ये भी हम लोगों को साइट गुजरात से मिली है। इसको अभी 40वां विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। और इसके अलावा आलमगीरपुर जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था, ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? और हाँ दोस्तों, मैं इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जिसको आपकी मतलब जो कि YouTube पे बहुत ही कम लोग पढ़ाते होंगे। मेरे ख्याल से ये सिक्के वाले क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जल्दी कोई नहीं कराता होगा, इसलिए ये इन क्वेश्चन की सीरीज को देख लेना और बाकी YouTube के क्वेश्चन से मैच करा लेना, आप लोगों को फ़र्क समझ में आ जाएगा। खैर, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनके बारे में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राचीनतम सिक्के तो आहत सिक्के हैं और इसके अलावा जो ये गर्धिया सिक्के हैं ये सोने, चांदी और कांसे इन सबको मिक्स करके बनाया जाता था। और जो टंका सिक्के होते हैं, टंका सिक्के आप लोगों को कहाँ से मिले हैं? तो टंका कॉइन हम लोग जो ये टंका कॉइन है ये इसको चांदी के सिक्के होते थे, इसको इल्तुतमिश द्वारा जो है चालू किया गया था। जीतल जो है ये चांदी का सिक्का है जो कि अरबों द्वारा, या हम कह सकते हैं गजनवी जब सिंध पर अटैक किया था उसके बाद यहाँ पे स्थापित हो गया, उस टाइम उसने जीतल कॉइन स्टार्ट किए थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में जो सोने के सिक्के हैं उनको निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था। पण जो होता था वो क्या होता था? चांदी का सिक्का। ठीक, पण चांदी के सिक्के होते थे। और इसी के साथ रूपक सिक्के जो होते थे वो भी चांदी के सिक्के होते थे। ये गुप्त काल में जो है चलते थे। और दिनार उस टाइम पे जो कि 8 ग्राम के लगभग होते थे, ये सोने के सिक्के होते थे। इसको चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त इस टाइम पे ये चलते थे। और
एक सिक्का होता था जिसका नाम है, एक मिनट, एक सिक्का और होता था जिसको काकनी बोलते हैं, वो कि तांबे का सिक्का होता था, ये मौर्य काल में चलता था। और शतमान जो है, शतमान चांदी के सिक्के होते हैं, जो कि वैदिक काल में जो है शतमान चांदी का सिक्का चलता था। इसी ढंग से और भी बहुत सारे सिक्के हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पाठन करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद का जो पाठ करता था उसको होता होती बोला जाता था या होत्रा होत्री बोला जाता था। और इसी के साथ जो अर्घवर्य जो होते थे या अर्धवर्य, उनको ये जो यजुर्वेद का पाठ करते थे उनको बोला जाता था। ब्रह्मा बोला जाता था जो अथर्ववेद का पाठ करते थे, और जो सामवेद का पाठ करते थे उनको बोला जाता था, सामवेद का जो पाठ करते थे उनको बोला जाता था उद्गाता उद्गात्री। हाँ, तो चलिए, जो सामवेद का पाठ करता था उसको उद्गाता बोला जाता था, और उद्गात्री भी बोला जाता था जैसे फीमेल को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों का नवनीत किसे कहते हैं? तो वेदों का नवनीत कहा जाता है आरण्यक। आरण्यक जो होता है इसको वेदों का नवनीत बोला जाता है। चलिए, इसी ढंग से उपनिषद, ब्रह्मा, ये सब भी हैं, आगे डिस्कस किया जाएगा। तमिल रामायण का नाम क्या है? ये अगला क्वेश्चन है। ई रामावतारम, सच्ची रामायण, रामचरितमानस या राजमनामा? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर ई रामावतारम। और इसको कवि कंबन ने लिखा था। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। राजमनामा जो कि महाभारत है, जिसको पर्शियन भाषा में अकबर के टाइम पे इसका अनुवाद कराया गया था, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था पर्शियन लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तमिल, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में ये लिखे गए। और प्राकृत भाषा में जो है जैन के जितने भी जैन धर्म ग्रंथ जो है ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे भी गए हैं, और इसका प्रवचन भी प्राकृत भाषा में था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध संघ के नियम कहाँ पर लिखित हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, कल्पसूत्र या खुद्दम निकाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। कहाँ पे लिखे गए हैं? विनय पिटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सूत्र पिटक को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और कल्पसूत्र ये जैन आदम साहित्य है, और खुद्दम निकाय सूत्र पिटक का एक भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन घाटी जहाँ से पाषाण कालीन प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे प्रयागराज व मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रयागराज और मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हाँ। बागौर कहाँ पर स्थित है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, बागौर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बागौर ये राजस्थान में है। ठीक है, बागौर राजस्थान में स्थित एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य हड्डी व सींग के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हम लोगों को प्राप्त हुए हैं महदहा उत्तर प्रदेश में, सरायनाहर भी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से कि शव को पश्चिम से पूर्व दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और
लंगराज, ये लंगराज है जो कि गुजरात में है। लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आप लोगों को महदहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हम लोगों को मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और कोल्डीवा जो है यहाँ पे धान के बहुत प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लगभग 9000 ईसा पूर्व धान के साक्ष्य मिले हैं। और महदहा का तो बता ही चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल या सर वीवी लाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में 1921 में हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पे है और ये मोंटगोमरी में है, और उन्हीं के नेतृत्व में, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। और राखालदास बनर्जी मोहनजोदारो की खोज में थे 1922 में, और जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले ये सब बताया था। और सर वीवी लाल जो थे, इनका भी पिछली वर्ष निधन हो गया है। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। सिंधु सभ्यता में तांबा का व्यापार कहाँ से होता था? तो सिंधु सभ्यता में तांबा का व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान या खेतड़ी राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई खेतड़ी राजस्थान से होता था। मेसोपोटामिया जो कि समकालीन सभ्यता थी, और यहाँ से जो है सबसे पहला लिखित विधि मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़े पत्थर पे लिखा गया था। और अफगानिस्तान भी सेम टाइम का है, और ईरान से उस टाइम पे सोने का व्यापार होता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु जो है मोंटगोमरी, जो कि मेरे ख्याल से सिंधु प्रांत में था। ये सब सारी साइड जो है, मतलब सिंधु में मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों साइड जो है पाकिस्तान में है इस समय। और घग्गर राजस्थान में बहने वाली एक नदी थी। सरस्वती भी राजस्थान और हरियाणा में बहती थी, जो इस समय लुप्त हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बंदरगाह नगर आपका लोथल था। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा राजस्थान में है, जहाँ से कि हम लोगों को जूते हुए खेत मिले हैं और काली चूड़ियाँ मिली हैं। और राखी गढ़ी के बारे में तो बताया जा चुका है, यह हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा से हम लोगों को सफ़ेद कुआं मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र रचित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? वरुण, सूर्य, या जिसको कि सविता बोलते हैं, शिव या इंद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा सविता। ये सविता को समर्पित है। और सविता सूर्य की स्थिति है। सूर्य की 2 स्थितियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, एक उषा और दूसरा सविता। उगते हुए सूर्य को, या सूर्योदय काल जब होता है उस टाइम पे इसको उषा बोलते हैं, और चढ़ते हुए सूर्य को सविता बोला जाता है। हालांकि ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा इंद्र का, या ऋग्वेद में भी सबसे ज़्यादा इंद्र के नाम की चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन क्या हैं? इसके ऑप्शन हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद या शिल्पवेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। ठीक है,
आयुर्वेद जो है ये रिलेटेड है ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड है, शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया हुआ कुछ। हाँ, ये दिया हुआ है कि अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं। तो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का ब्राह्मण सही हो जाएगा गोपद ब्राह्मण। और चलिए अगला क्वेश्चन है अमाजु क्या है। तो अमाजु उस टाइम में अविवाहित स्त्री को बोला जाता था और गाय को अघन्या बोला जाता था, अघन्या, ठीक है। और उर्वर भूमि को सीता बोला जाता था, सीता। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ में कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। ये मेरा पहला ही वीडियो है, इसलिए हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहे हों, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बहुत ही अच्छे वीडियो लाएंगे। चलिए, थैंक यू।